स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में 2 मस्जिदों को रेलवे ने नोटिस थमा दिया है, तो अब मजहबी महाभारत छिड़ती हुई नजर आ रही है। रेलवे का दावा है कि ये मस्जिदें उनकी जमीन पर बनी हैं, तो मस्जिद कमेटी की दलील है कि ये तो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। अब 15 दिन के बाद क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल सीमा को लेकर भी है कि एटीएस की पूछताछ तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर आगे क्या होगा? क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर उसे वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? बात प्रधानमंत्री मोदी की भी होगी, जिन्होंने आज देश के युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया तो विपक्ष को आईना भी दिखाया। उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली की 2 मस्जिदों बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद को नोटिस जारी किया है। मस्जिद प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। रेलवे ने कहा कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। मस्जिद कमेटी की अपनी दलील है, पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। अतिक्रमण पर मजहबी रण की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले ये मामला डिटेल वाइज आपको समझा देती हूं कि खबर क्या है। खबर यह है कि दिल्ली में रेलवे ने 2 मस्जिदों को लेकर नोटिस दिया। एक बंगाली मार्केट की मस्जिद है। ये मस्जिद 250 साल पुरानी बताई जा रही है और अप्रैल में भी इस मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया गया था। दूसरी मस्जिद जो है वो आईटीओ के पास बब्बर शाह मस्जिद उसका नाम है और ये मस्जिद 400 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है, ये क्लेम किया जाता है। रेलवे का दावा यह है कि दोनों मस्जिद उसकी जमीन पर बनी हुई है। 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है और यह भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यानी कि रेलवे इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मस्जिद कमेटी की अपनी दलील है। मस्जिद कमेटी का यह कहना है कि ये जो मस्जिद है वो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रेलवे ने 15 दिन की मोहलत देते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। रेलवे अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन करता आया है, लेकिन इस बार उसने दिल्ली की 2 बड़ी और पुरानी मस्जिदों को नोटिस थमा दिया। नोटिस में 15 दिन का मौका दिया गया है, नहीं तो कार्रवाई की बात है। लेकिन इसी नोटिस को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। मस्जिद कमेटी के भी अपने दावे हैं। रेलवे का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों पर कार्रवाई। अभी थमाया नोटिस, 15 दिन का दिया मौका। तकिया बब्बर शाह मस्जिद को हटाने का नोटिस। बंगाली मार्केट मस्जिद को भी नोटिस। अतिक्रमण नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर। दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रेलवे ने दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे लाइन के पास बनी तकिया बब्बर शाह मस्जिद और बंगाली मार्केट में 250 साल पुरानी मस्जिद पर बकायदा नोटिस लगा दिया। 15 दिन का वक्त दिया गया है। रेलवे ने कहा कि अगर 15 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। नोटिस लगने के बाद से ही नाराजगी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के तिलक ब्रिज की मस्जिद की तस्वीरें दिखाते हैं। ये दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे लाइन के पास बनी तकिया बब्बर शाह मस्जिद है, जिसे हटाने का नोटिस रेलवे ने चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद करीब 400 साल से ज्यादा पुरानी है। इस मस्जिद को कब बना, कैसे बना, 52 साल के तो यही कब इसको सौंपा गया, ये तमाम जानकारी इसके अंदर रखी हुई है। लेकिन अचानक से रेलवे कहती है कि ये मस्जिद जो है उनके ज़मीन पर बनी हुई है, तो इनको अब इन्होंने कहा कि खाली करिए। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो हम इसको खाली करवाएंगे।
इस मस्जिद को हटाने के आदेश से मुस्लिम समुदाय के लोग खासे नाराज हैं। खुद मस्जिद कमेटी के लोगों का दावा है कि मस्जिद अतिक्रमण करके नहीं बनाई गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने तिलक ब्रिज रेलवे लाइन के पास स्थित तकिया बब्बर शाह की मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी कर दिया। बाकायदा नोटिस चस्पा भी दिया गया जिसमें इनको 15 दिन का समय दिया गया है। लेकिन यह जो मस्जिद है, हम इस मस्जिद का इतिहास बता दें। मस्जिद करीब 400-500 साल पुरानी बताई जा रही है। लेकिन अचानक से रेलवे को ध्यान आया कि ये मस्जिद जो है हमारी ज़मीन पर बना हुआ है, तो बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मस्जिद के इमाम हैं हिफ्जुर रहमान। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेलवे का जो नोटिस आया है इसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रेलवे ने नोटिस दे दिया आपको कि 15 दिन के अंदर आपको मस्जिद हटानी है, क्या करेंगे आप? हटाएंगे मस्जिद? ये नहीं, मस्जिद कैसे हटाएंगे? मस्जिद तो 400-500 साल पुरानी है और मस्जिद है, बाकायदा इसके सबूत है, कागजात है। 123 प्रॉपर्टी में आती है दिल्ली वक्फ बोर्ड के। बाकायदा जो है इस पर केस चला हुआ है, स्टे हुए है, ऐसे तोड़ ही नहीं सकते। और कोई इत्तला नहीं दी कभी, अचानक उन्होंने इत्तला दी। ना इसमें कोई साइन है किसी के, ना इसमें कोई मोहर है, बस एक जो है इसमें अटैक की बात कर रखी है। तिलक ब्रिज के साथ ही जिस दूसरी मस्जिद को भी नोटिस थमाया गया वो है बंगाली मार्केट की मस्जिद। यहाँ पर रेलवे ने नोटिस लगा दिया जिसमें साफ लिखा कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, इसे हटाने का आग्रह किया जा रहा है। नोटिस के हिसाब से अगर जमीन खाली नहीं की गई तो रेलवे अपनी जमीन वापस लेने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सुर्खियों में है। वहीं दिल्ली की एक और ऐतिहासिक मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है। जी हाँ, बुलडोजर। ये ऐतिहासिक मस्जिद है, 250 साल पुरानी है और ये मस्जिद पर दावा किया जा रहा है कि मस्जिद जो है रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि 4 महीने पहले यहाँ पर बुलडोजर चला था। यहाँ के कुछ अतिक्रमण को एल&टी ने हटा दिया था। उनका कहना था कि ये अवैध कब्जा किया गया है। लेकिन अब उसके ठीक कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से रेलवे ने नोटिस चस्पा दिया। रेलवे का कहना है कि उनकी ज़मीन है, 15 दिन का समय दिया गया कि आप इसको खाली कर दें, वरना हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। मस्जिद पर नोटिस तो चिस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन इससे लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का बड़ा सवाल है। तो मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि अतिक्रमण वाला हिस्सा पहले ही हटा दिया गया है। रेलवे ने नोटिस दिया आपको, 15 दिन का समय दे दिया, क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? हम तो खुद सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। अचानक आगे इसके अंदर ना मोहर लगे हुए ना किसी सिग्नेचर हैं। असल मामला ये था, हमारी जो ये मस्जिद है इससे पहले भी उन्होंने 4 महीने पहले आगे ये इतना तोड़ फोड़ के चले गए, जबकि कोर्ट ने जो है एल&टी वालों को फिटकार भी लगाई थी कि तुमने ऐसे जाके क्यों किया, लेकिन उनकी मनमानी थी, तोड़ फोड़ के सब चले गए। ये मस्जिद है तकरीबन 250 साल पुरानी और इसके अंदर हमने मदरसा कायम किया था 20-25 साल पहले। बच्चे, ऐसे बच्चों को लिया हमने जिनके माँ बाप नहीं हैं, कोई है ही नहीं। उन बच्चों को खिलाते भी हैं, कपड़े भी देते हैं और फिर उनको जो है पढ़ाते भी हैं। हालांकि दोनों मस्जिदों पर कार्रवाई की बात के बाद ही वक्फ बोर्ड कानूनी सलाह लेने की भी बात कर रहा है। पूरे मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दे दिया। आइए आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ कहा। मस्जिद की जमीन साल 1945 में कानूनी तौर पर एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर की गई। ना तो जमीन रेलवे की है, ना ये अतिक्रमण है। ये 250 और 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें 6 मार्च 1945 को एक एग्रीमेंट के माध्यम से ट्रांसफर की गई। सुन्नी मजलिस औकाफ को काउंसिल में गवर्नर जनरल के मुख्य आयुक्त ने ट्रांसफर की थी। मस्जिदों पर एक्शन की बात के बाद अब मजहबी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि वक्फ संपत्तियों को लेकर हम आपको पूरी जानकारी बताएं तो वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड देश का तीसरे सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑल इंडिया ने देश में वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी। देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में मस्जिदों को नोटिस की बात उसकी एक कड़ी है, लेकिन अब इसको लेकर मजहबी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। 15 दिन का मौका दिया गया है और अब देखना होगा कि 15 दिन बाद होगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर सीमा हैदर को लेकर। सीमा जब से पाकिस्तान से सरहद पार करते हुए भारत आई है, सवालों के घेरे में है। एटीएस ने उससे कई सवाल किए। क्या वो पाकिस्तानी जासूस है? क्या वो किसी खास मकसद मोटिव से भारत आई है? इनके जवाब तलाशे गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आगे होगा क्या।
सीमा रहेगी कहां? क्या उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी या फिर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? पूछताछ के बाद सीमा हैदर का ऐलान, चाहे जाए जान, नहीं जाऊंगी पाकिस्तान। सीमा ने एटीएस के सवालों के क्या दिए जवाब? सचिन से प्यार पर इंडिया का रूट कैसे हुआ तैयार? यूपी एटीएस ने 2 दिन तक सीमा हैदर से पूछताछ की है। इस पूछताछ में सीमा हैदर ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जो इस बात की आशंका को गहरा रहे थे कि कहीं पर सीमा पाकिस्तान की जासूस तो नहीं। हम आपको आज बताएंगे कि सीमा हैदर ने पूछताछ में क्या क्या बताया है। साथ ही अब सीमा हैदर का आगे का क्या प्लान है, क्या वो यहीं रहेगी या इन तमाम सवालों के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौट जाएगी? पूछताछ के बाद जब सीमा अपने घर पर पहुंची, उससे सवाल किए गए तो उसने साफ कह दिया कि उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने सचिन से प्यार किया है। बाकी सारे आरोप जो उस पर हैं वो झूठे हैं। यही मेरा मकसद है। सचिन के अलावा कुछ भी नहीं है और सबको पता पड़ जाएगी जब सारी चीज़ सामने आ जाएंगी। तो 5 पढ़ी हूँ मैं, दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैम। कुछ पूछा नहीं जाता, वहाँ चेक किया जाता है। आपको पता होगा तो चेक किया। अगर मुझे बोलना नहीं भी आ रहा था, मुझे कहते ये दिखाओ। सीमा ने साफ तौर पर कह दिया कि उसका इरादा अब यहीं पर यानी कि भारत में रहने का है, चाहे जो भी हो जाए वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब आपको बताते हैं कि सीमा से क्या क्या सवाल किए गए, उसने क्या जवाब दिए। सवाल नंबर 1, भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में, तो क्या सीमा आईएसआई की तरफ से भेजी गई जासूस है? सीमा से जब ये सवाल किया गया तो सीमा हैदर ने कहा उसका भाई आसिफ से कोई संपर्क नहीं है। जब 2020 में उसकी सचिन के साथ बातचीत शुरू हुई थी तब उसका भाई मजदूरी करता था, बाद में वो पाकिस्तानी फौज में शामिल हो गया। चाचा पहले से पाक आर्मी में थे। सवाल नंबर 2, सीमा का दुबई से क्या है कनेक्शन? दुबई यात्रा के बारे में सीमा ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने पाकिस्तान से नेपाल के लिए फ्लाइट ली थी। इस दौरान कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण उसे दुबई में स्टे करना पड़ा। सवाल नंबर 3, नेपाल में पहचान छिपाकर क्यों रह रही थी सीमा हैदर? होटल में रहने के आरोप को सीमा ने खारिज कर दिया। उसने जांच एजेंसी को बताया कि वो सभी जगह खुद को सचिन की पत्नी बताती रही। नेपाल में भी उसने अपना नाम नहीं बदला था। उसने नेपाल के होटल संचालकों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सवाल नंबर 4, सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी कब हुई? सीमा ने बताया कि सचिन से उसकी शादी होटल में नहीं बल्कि पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। वहाँ मंदिर में काफी भीड़ थी। मंदिर के पिछले हिस्से में सचिन ने उसे सिंदूर लगाया था। उस शादी का वीडियो नहीं बनाया जा सका। उसने होटल में शादी से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 5, सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में एंट्री को लेकर क्या झूठ बोला? पहले सीमा हैदर ये बताती रही कि उसने महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर से एंट्री ली है। हालांकि एटीएस की तफ्तीश में सामने आया कि उसने यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर क्रॉस कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री ली थी। सीमा ने बताया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे बॉर्डर के बारे में पता भी नहीं है। सवाल नंबर 6, सचिन से कब मिली और कब से दोनों की बात शुरू हुई? इसके जवाब में सीमा ने यूपी एटीएस को बताया कि उसने दोनों के बीच पबजी खेलने के दौरान 2020 में बातचीत शुरू हुई थी। भारत आने से पहले दोनों की पहले भी नेपाल में मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के मामले में सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है। वकील ने याचिका में कहा कि सीमा ने सचिन से शादी की है, वो सचिन की पत्नी है और इसलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। आप उनको नागरिकता प्रदान करें और उनकी जो भी है जांच अधिक से अधिक अच्छी कराएं। एनआईए से कराएं, रॉ से कराएं, सीबीआई से कराएं, एटीएस कर रही है, आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, पोलीग्राफी टेस्ट कराएं, जो कुछ टेस्ट कराने सब कुछ करा लें। आपको लगता है आतंकवादी, जरूर जांच करें। आपको लगता है आईएसआई, जरूर जांच करें। लेकिन अगर वो सही है, उसने सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, तो उस प्यार की परिभाषा को समझें भी। सीमा की कहानी अभी भी साफ नहीं है। उसका आगे क्या होगा, जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। खुद सीमा क्या चाहती है, ये भी बड़े सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर। अनुराग ठाकुर ने आज बंगाल, बिहार और राजस्थान सरकार पर महिला अपराधों को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बंगाल, राजस्थान, बिहार में महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन वहां की सरकारें चुप हैं। राजस्थान में एक मंत्री ने सवाल किया तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। नारी अस्मिता बिहार में तार तार है
नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। और यही नहीं, बंगाल के ही मालदा में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं, शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर 2 महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है जी, वीडियो बनाए जा रहे हैं। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया।